हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस पेपर में। तो आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है घरेलू हिंसा और अधिनियम। घरेलू हिंसाएं कौन कौन सी होती हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कैसा होना चाहिए 2005। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसकी जो घरेलू हिंसा का अधिनियम डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डेट है वो अधिनियम पारित जो हुई थी, पारित इनेक्ट जो हुई थी 13 सितंबर 2005 को। और इसका जो लागू वर्ष था वो 26 अक्टूबर 2006 को। इनेक्ट 13 सितंबर 2005 को और लागू जो हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। कुल धाराओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें घरेलू हिंसा वाले में कुल धाराएं जो हैं वो टोटल 37 धाराएं हैं और कुल अध्याय जो हैं वो 5 हैं। उद्देश्य क्या है इसके घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के। तो इसमें बताया गया है कि ये एक्ट जो होता है वो परिवार के भीतर की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं पीड़ित होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा, सिक्योरिटी और अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए होता है। जिस प्रकार अगर बात की जाए तो धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। ये धारा 1 में संपूर्ण भारत में लागू हैं। धारा 1 संपूर्ण भारत में लागू है। 2019 से पहले झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, वहाँ छोड़कर उसके बाद संपूर्ण भारत में ये लागू था। धारा 2 में बताया गया है, सेक्शन 2 में बताया गया है कि परिभाषाएं। धारा 2A में बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है और जिसका आरोप है कि प्रत्यर्थी जालिम ने उसके साथ हिंसा या वॉयलेंस किया है। जालिम बात करेंगे, धारा 2 में बताया गया है। धारा दो जो है वो धारा 2 में बताया गया है जो धारा 2 में धारा 2 में बताया गया है कि प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट की परिभाषा दी गई है। इसमें जालिम की परिभाषा है और वयस्क पुरुष एडल्ट मेल की परिभाषा है। और जो व्यक्ति के साथ में घरेलू नातेदारी में और जिस पर हिंसा करने का आरोप है। धारा 2Q में प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट की परिभाषा है। जालिम की परिभाषा वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है और जिस पर हिंसा करने का आरोप है। धारा 2F में बताया गया है घरेलू नातेदारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच एक ऐसी रिलेशनशिप, नातेदारी जो साझी गृहस्थी, एक घर में साथ रहना में रहे हैं और उनके बीच निम्नलिखित संबंध हैं: विवाह, रक्त संबंध, दत्तक पुत्र या पुत्री। धारा 2B में बताया गया है कि बालक, चाइल्ड की परिभाषा 18 साल से कम आयु की व्यक्ति। धारा 2E में बताया गया है घरेलू घटना रिपोर्ट
डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से तैयार की गई। धारा 2 में बताया गया है कि धनीय अनुशोध मॉनेटरी रिलीफ कॉम्पेंसेशन, यानी कि ऐसा प्रतिकर कॉम्पोसेशन जो मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी से व्यथित व्यक्ति को हिंसा के परिणाम स्वरूप खर्चों तथा नुकसानों की भरपाई के लिए दिलाया जाता है। धारा 3 में बताया गया है घरेलू हिंसा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा, धारा 3 में बताया गया है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट का कोई ऐसा कार्य जो लोप, गायब या आचरण हिंसा घटित करेगा यदि व्यथित व्यक्ति पीड़ित के साथ निम्नलिखित दुर्व्यवहार हो। लोप, गायब, जरूरी कायम को न करना, यानी कि शारीरिक शोषण हो, लैंगिक शोषण हो, सेक्सुअली एब्यूज हो, मौखिक एवं भावनात्मक शोषण है, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज है, आर्थिक शोषण है, इकोनॉमिक एब्यूज है। अब हम शारीरिक शोषण की बात करेंगे तो ऐसा कार्य, आचरण, बिहेव जहाँ व्यथित व्यक्ति शारीरिक पीड़ा हो, जीवन या अंग स्वास्थ्य को खतरा हो, स्वास्थ्य पर असर पड़े, ये शारीरिक शोषण है। लैंगिक शोषण क्या होता है? ऐसा आचरण जहाँ महिला की गरिमा, रेस्पेक्ट का अपमान, तिरस्कार हो, स्वाभिमान कलंकित होता है, लैंगिक शोषण है। मौखिक एवं भावनात्मक शोषण, मौखिक अपमानित करना, उपहास करना, तिरस्कार करना। और भावात्मक में क्या है? गाली देना, लड़का पैदा न होने पर अपमान करना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की लगातार धमकी देना। आर्थिक शोषण क्या है? आर्थिक शोषण जो होता है वो व्यथित व्यक्ति पीड़ित को जरूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना, पैसा न देना। धारा 4 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जानकारी दिए जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति पड़ोसी के दायित्व की मनाही। कोई व्यक्ति जिसको विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, हो रही है, होने की संभावना है, तो रिलेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर से इसकी जानकारी शेयर कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, व्यक्ति या पड़ोसी यदि डोमेस्टिक वायलेंस की जानकारी देता है तो उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व नहीं बनता है। धारा 5 में बताया गया है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, ड्यूटी। जब पीओ और एसपी मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हो तो ये सभी उपस्थित होकर किसके पास? पीड़ित के पास निम्नलिखित जानकारियाँ देंगे। नंबर 1 जानकारी देंगे संरक्षण संघीय राहत, अभिरक्षा, निवास, प्रतिकर, आदेश या अन्य किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन अप्लाई करने का अधिकार। सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारियों के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। निःशुल्क विधिक सेवा, फ्री में वकील दिया जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन। घरेलू हिंसा पार्ट 3 में सर ने पढ़ाया कि धारा सेक्शन 6 के तहत आश्रय या गृह के कर्तव्य क्या हैं। यदि व्यथित व्यक्ति एग्रीवाइज पर्सन या उसकी तरफ संरक्षण अधिकारी, पीओ या सेवा प्रदाता के द्वारा
आश्रय गृह का इन चेंज से आश्रय उपलब्ध करने को कहा जाता है, तो वह शेल्टर आश्रय उपलब्ध कराएगा। धारा 8 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। कितने अधिकारी? जितने चाहें। यथासंभव संरक्षण अधिकारी महिलाएं वुमेन होंगी। धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य मजिस्ट्रेट को उनको कार्यों के निर्वहन में सहायता देगा। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा शिकायत पर घरेलू घटना रिपोर्ट DIR देगा। पीड़ित विथित व्यक्ति को चोट लगने पर मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। पीड़ित को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाएगा। फ्री में सरकारी वकील करेगा। मजिस्ट्रेट को आवेदन अप्लाई करना पीड़ित विथित व्यक्ति की तरफ से करेगा। धारा सेक्शन 10 के तहत सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर की परिभाषा। कोई रजिस्टर्ड जो महिलाओं के अधिकारों, राइट्स एवं हितों, वेलफेयर के काम करते हैं। क्या क्या सेवाएं प्रदान कर सकती हैं? चिकित्सा सेवा, विधिक सेवा। धारा 11 के तहत सरकार गवर्नमेंट के कर्तव्य ड्यूटी। सरकार धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। विथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। सुनवाई कब होगी? मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्ति की डेट से 3 दिन कम से कम समय में पहली सुनवाई की डेट देनी होगी। फैसला निपटारा कितने दिन में? पहली बार हियरिंग से 60 दिन की अवधि में पूरा करने का प्रयास करेगा। धारा 13 के तहत सूचना की तामील होगी, सुनवाई होगी, हियरिंग की डेट की जानकारी मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को प्रत्यर्थी जालिम को देगा। PO यह जानकारी 21 दिन के भीतर जालिम को देगा। धारा सेक्शन 16 के तहत कार्यवाहिकाएं का बंद कमरे में किया जाना। मजिस्ट्रेट पक्ष की इच्छा पर कार्यवाहिकों को बंद कमरे में संचालित कर सकते हैं। धारा सेक्शन 18 के तहत संरक्षण आदेश। मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद विथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश जारी कर प्रत्यर्थी को ये काम करने से मना करेगा। घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करेंगे। घरेलू हिंसा के कार्य करने में सहायता दुष्प्रेषण नहीं करोगे। पीड़ित व्यक्ति कार्यस्थल पर वर्क पर प्रवेश नहीं करोगे। बच्चों के मामले में उनके स्कूल में प्रवेश नहीं करोगे। व्यक्ति जहां बार बार जाता है वहां नहीं जाओगे। पीड़ित व्यक्ति से किसी तरह की कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। धारा 19 में बताया गया है कि निवास आदेश। इसमें मजिस्ट्रेट साहब प्रत्यर्थी को विथित व्यक्ति के निवास पर जाने से रोक देंगे। नंबर भी याद रखना। धारा 19 प्रत्यर्थी को पीड़ित के घर जाने से रोक दिया जाएगा। धारा 20 में बताया गया है कि स्थानीय अनुतोष आदेश मैंडेटरी। धारा 20 घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति या विथित व्यक्ति एग्रीवेबल पर्सन या उसकी संतान को हुई हानि की क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी की धनीय अनुतोष देने के लिए कहेगा। मॉनेटरी रिलीफ का प्रयोग होगा। चिकित्सा के खर्च की में 2 संपत्ति का नुकसान, 3 भरण पोषण और 4 खर्चा की भरपाई। चिकित्सा के खर्च में नंबर 2 शक्ति का नुकसान, भरण पोषण, नंबर 4 खर्चा की भरपाई। धारा सेक्शन 21 में अभिरक्षा आदेश। बच्चों की अभिरक्षा नंबर याद रखना। बच्चों की कस्टडी मजिस्ट्रेट विथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले को अस्थायी अभिरक्षा दे सकता है।
प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट को संतानों से मिलने के लिए मना कर सकता है। धारा सेक्शन 22 के तहत धारा सेक्शन 22 के तहत प्रतिकृत हर्जाना आदेश कॉम्पटेशन ऑर्डर शोषक के विरुद्ध ये मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को प्रतिकृत आदेश दे सकते हैं जिससे वह निम्नलिखित चीज़ों के लिए हर्जाना करेगा: मानसिक यातना, भावात्मक कष्ट, इमोशनल डिमांड, नुकसान भावात्मक रूप से। धारा 23 में बताया गया है कि अंतरिम, इंटरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति कोर्ट के पास है। धारा 27 में आधिकारिकता, जुडिशियलाइजेशन, सुनवाई कौन करेगा? घरेलू हिंसा के मामलों की महा मजिस्ट्रेट, अन्य में जेएमएफसी, प्रथम वर्ग श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए आदेश ऑर्डर्स संपूर्ण भारत में प्रभावी होंगे, लागू होंगे। धारा सेक्शन 29 में अपील। धारा सेक्शन 29 में अपील। मजिस्ट्रेट के फैसले, आदेश, ऑर्डर के बाद यदि पीड़ित प्रत्यार्थी को आपत्ति है तो अपील कर सकेगा। आदेश के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय कोर्ट में धारा 30 के संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पीओ और एसपीओ पब्लिक सर्वेंट और लोक सेवक होंगे। धारा 31 प्रत्यार्थी रेस्पोंड द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए सख्ती पेनल्टी। यदि रेस्पोंडेंट आदेश ऑर्डर नहीं मानता तो जेल 1 साल तक की या फाइन 20,000 तक की या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। धारा 32 में बताया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत अपराध ऑफेंसेस संज्ञेय और गैर जमानतीय। धारा 33 में बताया गया है संरक्षण अधिकारियों, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा अपना काम कर्तव्य का वाहन या निभाना न करने का दंड जेल 1 साल तक की या 20,000 रुपये तक का फाइन, दोनों से भी दंडित। धारा सेक्शन 34 के तहत संरक्षण अधिकारी कोई भी कार्य राज्य सरकार की अनुमति परमिशन के बाद भी करेगा। धारा सेक्शन 37 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट के संबंध में कोई नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यदि इस एक्ट के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट कई नियम बनाती है तो उसे यह नियम 30 दिन के भीतर संसद में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सामने रखना होगा।